हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चेकलिस्ट नंबर 7। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। आपका अर्थमेटिक का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हर चेकलिस्ट के अंदर 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं जो हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 टाइप्स ऑफ राइस, 2 तरह के राइस हैं जिनको मिक्स किया गया है। एक 48 पर केजी है, एक 36 पर केजी। उनको मिक्स करने के बाद जो प्राइस है वो कितना रखा गया है, 83 1/3। शॉपकीपर क्या करना चाह रहा है, 25% का प्रॉफिट करना चाह रहा है, लेकिन उसको 40% डिस्काउंट देना है। जो ये बाद में प्राइस आया है इसके ऊपर वो 25% का क्या है, प्रॉफिट चाहता है और उसको डिस्काउंट देना 40% का। तो हमें बताना है कि वो जो 2 तरह के चावल थे उनको किस रेशो के अंदर मिक्स किया गया। सबसे पहले ये देखिए कितनी वैल्यू है, ये है आपकी 83 1/3। पहले इसको ओपन करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 83 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 249 1 ये ऐड करेंगे तो 250/3 बन जाएगा। इसका मतलब ये 250/3 जो ये वैल्यू है, इस पे उसको, इस वैल्यू पे उसने क्या किया है, ये वैल्यू एग्जैक्ट इसने बता दिया इतना मार्क प्राइस। हमें क्या चाहिए, वो एक्चुअल वैल्यू चाहिए जिस पे ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है। जैसे इनकी 48 36 है, वैसे हमें नॉर्मल वैल्यू चाहिए। किस लिए, इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन की फॉर्म में सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए ये क्या आ गया, 250/3 आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू है एग्जैक्ट। ठीक है, इस पे इसने क्या किया कि 40% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ये एमआरपी है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, एमआरपी और 100 में से आपको डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिवाइड में 100 क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं 100 में से, जैसे डिस्काउंट 40 है तो 40 सब्ट्रैक्ट करूँ, कितना बचेगा, 60/100। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई। यहाँ से मुझे क्या निकल गया, यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया। अब आगे उसने बोला कि ये जो सेलिंग प्राइस है इस पे इसको 25% का डिस्काउंट हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सीपी लिखना होता है। 25% का डिस्काउंट मतलब 125/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ से सीपी निकालना हो तो कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 और ये 125 नीचे आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ गई सेलिंग प्राइस की। ठीक है, अभी तक हमने सोल्व नहीं किया इसको, मान लीजिए ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ जो प्रॉफिट हुआ है 100/120, तो सीधा मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल कॉस्ट प्राइस जो मुझे चाहिए। इसको कट करते हैं, 100 से 100 कट हो गया और ये आपका 2 पे कट हो जाएगा। ये किस पे कट हो गया, 20 पे। तो कितना आ गया, 40। इसका मतलब जैसे ये 48 है, जैसे ये 36 है, वैसे बिना डिस्काउंट दिए बिना प्रॉफिट के क्या वैल्यू आई है, 40। जब उनको मिक्स किया गया तो अगर वो 40 रुपये पर केजी बेचे तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। हमें यही वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अब देखिए इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे सोल्व करते हैं। जो पहले तरह के राइस है उसको ए कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे को बी। पहले वाला किस रेट में जा रहा है, 48 पर केजी, ये 36। दोनों का हमने क्या निकाला था, वैल्यू 40। अब देखिए किस रेशियो में मिक्स किया गया। 48 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बना, 8। और यहाँ से 36 में से करेंगे तो 4 कट किया तो क्या बना, 1:2। इसका मतलब उन चावल्स को 1:2 की फॉर्म में मिक्स किया गया। जो फर्स्ट टाइप का ए टाइप का वो 1 रेशो में लिया गया एंड बी टाइप का 2 रेशो के अंदर। तो ये हमारी वैल्यू है। कभी भी प्रॉफिट डिस्काउंट जो भी वैल्यू होती है वो एमआरपी सेलिंग प्राइस मान लीजिए, हमें नॉर्मल वैल्यू चाहिए होती है मिक्सचर एंड एलिगेशन में, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। नेक्स्ट देखिए, एक कंटेनर कैरी करता है मिल्क एंड वाटर, इस रेशो के अंदर 9:8। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिल्क एंड वाटर 9:8। 14 लीटर वाटर क्या किया गया, ऐड किया गया सॉल्यूशन के अंदर। तो रेशो मिल्क एंड वाटर का रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया मतलब 8:9 हो गया। ये 8 आपका यहाँ आ गया, 9 यहाँ। हमें ओरिजिनल वॉल्यूम निकालनी है सॉल्यूशन की। ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे निकलेगी, सबसे पहले ये 9x है मिल्क, तो 9x एज इट इज़। वाटर कितना है, 8x। इसके अंदर कितना वाटर ऐड किया गया, 14 लीटर, जिससे रेशो चेंज हो गया। क्या रेशो बन गया, 8/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकालो। ठीक है, हमें ओरिजिनल वॉल्यूम चाहिए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 81। एंड इसको 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना, 64। 14 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 112। 64 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बनेगा, 17x इज इक्वल टू 112। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको 17 से डिवाइड करें, 112/17। तो आपकी एग्जैक्टली नहीं कट रही है तो हम इसको एज इट इज़ रख देते हैं, हम नहीं काट रहे। पॉइंट्स में कभी भी वैल्यू मत लेके आया करो। ये आ गई x की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वाटर एंड मिल्क आपका दोनों। तो ये 9 है, ये 8 है, दोनों को ऐड करें कितना हो गया, 17x। तो हमें 17x करना है। अब x की वैल्यू क्या है, 112/17। तो 17 को मल्टीप्लाई करो 112/17। देखिए 17 से 17 कट गया। अगर पॉइंट्स में लेके आते तो गड़बड़ हो जाती ना। तो आंसर है 112।
इसका मतलब स्टार्टिंग में था आपका 112। अगर पूछे कि न्यू मिक्सचर कितना है तो जितना वाटर ऐड किया है 112 में 14 और ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप जितना ज़्यादा अर्थमेटिक सोल्व करेंगे ना, आप इतने मतलब आपको ये सब्जेक्ट इतना अच्छा लगने लगेगा, ये वाला टॉपिक जो पोर्शन है। आप देखिए कभी भी प्रीलिम्स या फिर मेन अटेम्प्ट करने जाएंगे ना, आप सबसे पहले अर्थमेटिक की तरफ जाएंगे। मैंने आशीष सर की आज एक वीडियो देखी थी, उसमें जैसे वो बता रहे थे कि अर्थमेटिक के बिना भी सिलेक्शन ले सकते हैं क्या। तो पहले तो मुझे लगा वहाँ क्या बता रहे हैं, आज इनका देखते हैं। तो मैंने वीडियो देखी, उसमें स्टार्टिंग की, उसमें वो ऐसे बता रहे कि अगर अर्थमेटिक के बिना सिलेक्शन लेना है तो और कोई जॉब ले लो, लेकिन पीओ और क्लर्क तो नहीं बन सकते, क्योंकि उसमें वेटेज उन्होंने बताया आई थिंक 80% प्री में आपका अर्थमेटिक रोल प्ले करता है, 95 मेंस में रोल प्ले करता है। तो बोले प्री के अंदर तो 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस के अंदर क्या होता है, बोला डीआई इतनी मुश्किल आती है, वो भी अर्थमेटिक के ऊपर। अगर डीआई सबसे पहले अटैम्प्ट करने लग गए तो फंस जाओगे। उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, अर्थमेटिक अटैम्प्ट करना होता है, क्योंकि उसमें ना क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के अर्थमेटिक के कर लेते हैं। ऐसा होता है, मेरे साथ भी एक बार मेंस में हुआ था। डीआई मतलब इतना हुआ कि ऐसे ब्लैंक हो गया, जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रही, ऐसी वैल्यूज़ दे रखी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं सबसे पहले अर्थमेटिक के ऊपर गई, मैंने सोचा अर्थमेटिक करते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक के दे रखे थे, कंप्लीट कर लिए। उस पेपर की कट ऑफ थी, पता नहीं 1 थी या 2 थी, ऐसे थी कट ऑफ। जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो उस तरह से दी जाती है। तो अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बंदा प्री में ही अर्थमेटिक से डर रहा है, वो मीन्स में क्या अर्थमेटिक की तरफ जाएगा, और वहाँ पे तो जाना सबसे पहले अर्थमेटिक की तरफ है। इस चीज़ से डरो मत, प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। और आप लोगों का क्या होता है, जो वीडियो आपको मिल जाती है वो नहीं सोल्व करनी होती, आपको नहीं चाहिए। अरे जो कम से कम चैनल पे पढ़िए पहले, उनको तो कंप्लीट कर लो। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे, आपका उतना अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और मैंने बताया चेकलिस्ट को सोल्व करने का मेन तरीका, अगर तो मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपने खुद से किए, आपका मान लीजिए कि 5 में से 1 क्वेश्चन अटका, आपने वो सिर्फ वीडियो में से देखा, इसकी बजाय आप ऐसे करें, वीडियो को म्यूट किया, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया, एक बार मेरा भी सोल्यूशन देखो, मे बी क्या पता बेटर हो या फिर आपका बेटर हो। तो उससे क्या है कि हमें क्लियर होता रहता है साथ के साथ, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता था, वो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अर्जुन और मयंक ने पार्टनरशिप के अंदर इस रेशो के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए। 7 महीने के बाद मयंक ने इंक्रीज कर दिया अपने अमाउंट 3000 रुपये। एट द एंड ऑफ द ईयर जो उनका प्रॉफिट का रेशो अर्जुन और मयंक का ये दे रखा है, हमें बताना है कि मयंक ने स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लिया अर्जुन एंड मयंक। सबसे पहले होती है इन्वेस्टमेंट, फिर होता है टाइम, फिर प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 4 और 3 की फॉर्म में। इसने 4 रेशो की, उसने 3 रेशो की। उसके बाद उनका टाइम क्या है, 7 महीने के बाद, मतलब टोटल कितने महीने तक चला है ये, 1 साल के लिए। 7 महीने बाद क्या किया मयंक ने, क्या किया, अपनी अमाउंट में 3000 रुपये और ऐड कर दिए। तो इसको हम 4x एज्यूम कर लेते हैं, इसको 3x कर लेते हैं, मतलब 7 महीने तक तो ये अमाउंट रही। उसके बाद 3x प्लस 3000 हो गया, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और ये टोटल 12 मंथ के लिए था। क्लियर इतना। बाद में रेशो क्या बना है, अर्जुन टू मयंक, अर्जुन और मयंक का क्या रेशो है, प्रॉफिट का रेशो है 32 और 29। अब हमें सोल्व करना है कि एक्स की वैल्यू क्या है, कि मयंक ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, ये निकालना है हमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आपको, जैसे इन्होंने तो दे रखा है रेशो, हमें प्रॉफिट का रेशो निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने 12 को 4x से मल्टीप्लाई किया, कितना बना आपके पास, अगर हम इसको काट भी सकते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, 39, 12 पे 48x बन सकता है ना ये। हाँ, ये आपका बनेगा 48x। ठीक है, और ये कितना बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 21x। और आपका ये अलग रेशो है, इसको अलग रखिए। ये अर्जुन का है, मयंक का क्या रेशो बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई किया है 3 का 21x, और ये प्लस में ऐड हो जाएंगी ये वैल्यू, यहाँ पे कितना बनेगा 9x, और प्लस में 9000। तो यहाँ से क्या करें, 21 और 9 को ऐड करके टोटल हम 30x लिख सकते हैं, 30x प्लस 9000। तो इस वैल्यू को हम इस रेशो के इक्वल रख देते हैं ताकि हमारा आंसर आए। कैसे रख सकते हैं इसके इक्वल, 48 प्लस x मतलब 48x, और आप ऐसे कर सकते हैं इसको 48x और इसमें डिवाइड करेंगे 30x प्लस 9000 रुपये, और किसके इक्वल है ये, 32/29 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतना क्लियर। कैसे सोल्व करते हैं, देखिए इसको सोल्व करेंगे, 29 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा,
29 एंड 48 आपका बनेगा 1392 एक्स हो गया, इज इक्वल टू 32 को 30 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 960 एक्स, और यहाँ 9000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास इतना 288 एंड इतना। क्या करें, 960 को 1392 में से सब्ट्रैक्ट किया कितना बन गया 432 एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इससे डिवाइड कर दो 432 से, ठीक है। कितना आंसर बनेगा आपके पास 2000 रुपये। ये 2000 पे एग्जैक्टली कट जाएगा, मतलब ये पूछा किसका है आपसे, मयंक की इन्वेस्टमेंट पूछी है। तो मयंक की कितनी थी स्टार्टिंग में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछी है, इसकी कितनी है 3x, 3 से मल्टीप्लाई किया 6000, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऋत्विक कैन डू अ वर्क। ऋत्विक क्या करता है 13/42 पार्ट्स को 99 डेज में कर देता है। यहाँ ऋत्विक का वर्क लिखेंगे, यहाँ पे युवराज का वर्क लिखा जाएगा। कभी भी आपको पता है हाफ काम नहीं लिखना, कंप्लीट लिखना है। तो अगर ये इतने काम को ऋत्विक एक्स काम है उसका 13/42 पार्ट को 99 डेज में करता है, तो टोटल को कितने दिन में करेगा, ये 42 उधर जाके मल्टीप्लाई में डिवाइड में 13। क्या करो, इसको कट मत करो, वैसे भी ये कट नहीं होगा, तो एग्जैक्टली लिख दीजिए 99 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड में 13। अब युवराज एक्स काम को एक्स का 14/42 पार्ट को कितने दिन में कर रहा है 99 डेज में, ठीक है। वैसे तो ये कट हो रहा है लेकिन मत काटो, क्योंकि इसमें भी 99 है, इसमें भी 42 है, तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 99 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड में 14, तो ये भी एग्जैक्टली बन गई, ठीक है। जब भी आपको पता है कि इस तरह से वैल्यू दी होती है फ्रैक्शन के अंदर, मतलब जो भी आपका तो आप क्या करें, ऊपर वाली वैल्यू का सिर्फ आपको एलसीएम लेना होता है, नीचे वाली वैल्यू की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब भी डिवाइड होगा ये आपके ऊपर चली जाएगी। हम एलसीएम ले लेते हैं 99 एंड 42। यहाँ पे ये टोटल वर्क आ गया आपका एलसीएम। अब क्या निकलेगी एफिशिएंसी, कैसे निकलेगी, इसको इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करेंगे 99 42 कट जाएगा, 13 एफिशिएंसी बचेगी, इसकी 14 एफिशिएंसी क्लियर हो गई। अब बोला कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो टोटल वर्क जो होता है वो आपका एलसीएम और दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दीजिए, 13 और 14 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। वन 154 डेज के अंदर इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन भोला सेल्स 13 ग्रेन बैग्स, वो बेचता है 440 रुपये के, तो उसको क्या हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है, जो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 बैग्स के इक्वल। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस पर बैग क्या है। इसका मतलब उसने बोला कि जब वो 13 बैग्स को बेच देता है, इसका मतलब 13 बैग का सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसका मतलब 13 बैग्स का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, अगर उसने 13 बैग बेचे, 13 बेच दिए, इसका मतलब आप नॉर्मल ऐसे लिख लीजिए, चाहे CP और SP, कॉस्ट प्राइस 13 मान लिया, ठीक है। उसने 13 बैग बेचे तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 7 बैग का और प्रॉफिट। इसका मतलब 13 तो उसने बेचे ही बेचे, मान लीजिए कि CP 13 था तो उसने 13 बैग बेचे तो उसको प्रॉफिट हो गया 7 बैग और जितना। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है, 13 तो है ही, प्रॉफिट क्या होता है CP में ऐड होता है, तो 13 में अगर मैं 7 बैग को ऐड करती हूँ तो कितना हुआ 20। इसका मतलब सेलिंग प्राइस है 20 और कॉस्ट प्राइस था 13। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस पर बैग निकालना है, ठीक है। उसने 13 बैग बेचे हैं 440 रुपये के, 13 बैग कितने के बेच दिए 440 रुपये के। तो हमने यहाँ से उसने बोला कि 13 बैग बेचे, आप नॉर्मल देखिए कि उसने 440 रुपये के बैग बेचे हैं, 13 बैग बेचने पे उसको 7 का प्रॉफिट हो जाता है, तो हमने CP को 13 माना, SP कितना आ गया 7 का प्रॉफिट होने से 20। तो अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूँ, ये 20 बैग्स का प्राइस था, 1 बैग का कितना आ जाएगा 22, मतलब एक बैग कितने रुपए का है 22 रुपये का है। यही हमें निकालना था कि पर बैग कितना है 22 रुपीज़ का। 13 मान के नहीं चलना, जो SP होगा जितना प्रॉफिट हुआ उसके अकॉर्डिंग निकालना है। नेक्स्ट देखिए, रेशो बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रेन A, सबसे पहले ट्रेन का चैप्टर आ गया, ST = D, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, आपका डिस्टेंस बन गया। रेशो है लेंथ ऑफ ट्रेन A एंड B के बीच में, किसका लेंथ दे रखी है हमें, किसकी A एंड B की, मतलब डिस्टेंस। A एंड B का क्या रेशो 11:12। स्पीड है ट्रेन A की 54 किलोमीटर, B की है 36 किलोमीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करी है। सबसे पहले देखिए एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर,
जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो स्पीड ऐड हो जाती है, जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसमें ऐड इसमें सब्ट्रैक्ट। अब ये करें अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब स्पीड ऐड होगी। अब बोला है कि जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी को 46 सेकेंड में क्रॉस कर देती है, हमें लेंथ बतानी है। सबसे पहले आप एक ये चीज़ देखिए, टाइम है आपका सेकेंड्स में, लास्ट में जो ट्रेन की लेंथ है वो भी मीटर के अंदर है, तो हमें पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। इसमें एक ही चीज़ किलोमीटर में है, क्या है आपकी स्पीड, तो स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में लेके आते हैं। सबसे पहले अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। 54 एंड 36 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड बनाना है, किलोमीटर होता है बड़ा, मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना है, छोटे से मल्टीप्लाई, 5/18 मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया, ये 5 पे कट हो जाएगा 25, इसका मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। एस टी इज इक्वल टू डी होता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्पीड कितनी है 25, टाइम कितना लग रहा है 46 सेकेंड, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर बनेगा 1150। इतना क्लियर हो गया, डिस्टेंस आ गया हमारे पास 1150। अब हमें डिस्टेंस का रेशो दे रखा है 11:12। जब भी रेशो को सोल्व करते हैं क्या करते हैं, दोनों रेशो को ऐड कर देंगे, 11 और 12 कितना हो जाएगा 23। इसको मैंने 23 से डिवाइड किया, क्या हो गया 1 रेशो की वैल्यू आ गई। अब पूछा किसका है, ए की, ए का क्या है 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये किस पे कट हो जाएगा आपका 50 पे, तो कितना हो जाएगा 550 किलोमीटर, 550 मीटर, 550 मीटर, इसका मतलब ट्रेन ए की लेंथ है। बी की पूछता तो 11 की जगह यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट देखिए, 36 मैन कोई काम करने के लिए बुलाए जाते हैं, ठीक है। 51 डेज़ के अंदर उनको काम कंप्लीट करना था, लेकिन उसने क्या पाया कि 15 दिन बाद ही कंस्ट्रक्टर ने देखा 1/4 काम ही हुआ था, तो उसने सोचा कि काम तो कंप्लीट नहीं होगा, और मैन बुलाने पड़ेंगे। तो उसने कितने और आदमी बुलाए। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कितने मैन थे स्टार्टिंग में 36, काम टोटल 51 दिन तक चला, लेकिन उसको कब समझ आ गया कि काम नहीं बनेगा, 15 दिन बाद। तो आप मैन को मल्टीप्लाई करो टाइम से, कितना काम हो चुका था 1/4, डिवाइड करो 1/4 से। अब मैन की जगह पे लिखते हैं x, क्योंकि हमें नहीं पता कितने आ गए। टाइम कितना लगा, पहले टोटल 51 डेज लगने थे, 15 दिन जा चुके हैं, तो 51 में से आप क्या करो 15 को सब्ट्रैक्ट करो, कितने दिन बच गए 36, तो 36 किया। काम कितना बच गया, टोटल अगर 1 काम है जिसमें से 1/4 हो चुका है, तो कितना काम बच गया 3/4, ये करेंगे 3/4। आपको निकालनी है यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या हो जाएंगी, ये वैल्यू हो जाएंगी 15, एंड ये 4 भी आपका ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 4 नीचे, ये मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू आपके डिवाइड में हो जाएगी। 4 से 4 कट कर दो, ये कर दो, मतलब टोटल x की वैल्यू कितनी है 45। इसका मतलब बाकी काम को करने के लिए कितने मैन चाहिए उनको 45। अब पूछा है कि कितने नए आए, पहले कितने थे 36, कितने और मैन बुलाए, मोर मैन। तो क्या करो 45 में से पहले जो 36 थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने नए मैन बुलाए हैं 9 मैन, आंसर होगा आपका 9, ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं भानु के 6 डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर 40 हैं, तो टोटल मैं नंबर निकाल सकती हूँ कितने हुए, एवरेज को मैंने टोटल उससे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 240। इसका मतलब क्या है 240 उसके मार्क्स हैं, लेकिन क्या हुआ गड़बड़ हो गई कुछ, 47 पढ़ लिया उन्होंने, था क्या 45, और 41 पढ़ लिया, था क्या 49। हमें करेक्ट एवरेज बतानी है। सबसे पहले ये देखिए गलती कौन सी हुई है, 47 गलत हुआ है एंड 41 गलत हुआ, आपका फर्स्ट वाले गलत हुए, तो कितना हो गया 88 उन्होंने पढ़ा है। सही वैल्यू क्या थी 45 एंड 49, इसका मतलब 94 तो टोटल मार्क्स थे, उन्होंने कितने ऐड कर दिए 88, कितना गलत किया है, इसका मतलब 6 नंबर और ऐड हो जाएं तो एवरेज सही हो जाएगी। इसमें 6 ऐड कर दो, कितना बन गया 246। अब इसको डिवाइड करो, जितने सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट हैं, तो हम क्या करें इसको 6 से डिवाइड करते हैं, कितना बनेगा 41। इसका मतलब एक्चुअल जो सही एवरेज है वो है आपकी 41, बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, रमेश की 2 डॉटर्स हैं, उनका रेशो दे रखा है मोनिका एंड साक्षी का 7 ईयर्स के बाद। ये है मोनिका एंड ये साक्षी। सबसे पहले प्रेजेंट की वैल्यू लिखनी होती है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट आएगा 7 साल बाद, मतलब 7 ईयर्स के बाद क्या रेशो है 11:20। 12 साल बाद मोनिका 60% हो जाती है किसकी, साक्षी की। अगर साक्षी को मैं 100 कंसिडर करूँ तो मोनिका उसकी 60% हो जाएगी, क्या रेशो बनेगा 3:5। लेकिन 12 साल बाद, 12 साल बाद मतलब प्रेजेंट के 12 साल बाद, 7 साल तो ये था ही, 12 जाने के लिए 7 से आगे कितना जाना पड़ेगा 5,
क्योंकि 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। टोटल 12 है लेकिन 7 के बाद 5, रेशो क्या बनेगा 3:5। क्लियर। अब हमें इसको सोल्व करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस चेक करना होता है, कितना है 9 और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 2। डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ 9 का है तो 9 से मल्टीप्लाई करो। कितना बना 22, 40, ये बना 27 एंड ये बना 45। अब देखिए डिफरेंस सेम है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या चेक करनी है, नेक्स्ट आपको चेक करनी है इस साइड कितना डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस आपके किसके इक्वल है, मतलब टोटल कितनी वैल्यूज़ के इक्वल 5 का डिफरेंस है। ये 7 तक पहुंच गया तो ये इसकी एज आ गई यहाँ की 7 साल बाद की। अब उसके 5 साल बाद इनके बीच में इतना डिफरेंस है तो ये डिफरेंस कितना कंसिडर किया जाएगा 5 साल का। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट से 2 साल बाद देखना होता है तो हम 2 साल का देखते हैं, तो यहाँ 7 साल पे पहुँच के मान लीजिए कि ये इसका प्रेजेंट है तो इसके 5 साल बाद इतना डिफरेंस है तो डिफरेंस कितना है 5। इसका मतलब 5 रेशियो का डिफरेंस 5 के इक्वल है, तो 1 रेशियो का डिफरेंस किसके इक्वल हो गया 1। इसका मतलब ये 22 साल का है, ये 40 साल का है। अगर 2 रेशियो आता तो हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 1 आया। ये इनकी एक्चुअल एज हमें पता लगी। अब प्रेजेंट एज का सम बताना है, ये 22 साल का है, ये 40 साल का, लेकिन 7 साल बाद। तो प्रेजेंट में जाने के लिए मोनिका को क्या करना पड़ेगा, 22 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो प्रेजेंट में पहुंच पाए। कितनी होगी प्रेजेंट में 15 की। अगर मैं साक्षी का देखूँ तो 40 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे ये 33 ईयर्स की हो जाएगी। इन दोनों का सम चाहिए, मोनिका प्लस साक्षी। तो अब 15 + 33 कर दीजिए, कितना बनेगा 48। इसका मतलब 48 उनकी प्रेजेंट एज का सम है। ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ अ बोट एस टी इज इक्वल टू डी। जब भी आपका स्पीड टाइम का क्वेश्चन आता है एस टी इज इक्वल टू डी लिख लिया करो, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर के अंदर क्या है 60% मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम से 60% ज़्यादा है। मतलब बोट की स्पीड को मैं x कंसिडर कर लेती हूँ, पानी की स्पीड को y कंसिडर कर लेती हूँ। पानी की स्पीड अगर 100 है तो वो उससे 60% ज़्यादा है, मतलब 160। तो रेशो क्या बनेगा 8:5। क्लियर। अब आगे देखिए, बोट कवर करिए 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 51 किलोमीटर अप स्ट्रीम। टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे का। आपको बताना है कि वो बोट 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितनी देर में ट्रैवल करेगी। मतलब एक सही सी बात है, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी। ठीक है, जब भी टाइम दिया होता है और आपको डिस्टेंस दे रहेगा तो स्पीड निकल जाएगी। स्पीड कैसे होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितना है 91 किलोमीटर। कैसा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, पानी का बहाव भी सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए स्पीड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, स्पीड ऐड हो जाएगी। ये देखिए कितना है, ये 8x तो बोट की है और पानी की है 5। अगर डाउन स्ट्रीम जाना है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। 8 और 5 कितना हो गया आपका 13x। नेक्स्ट टाइम वो जा रहा है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होता है उल्टा, पानी का भाव अपोजिट, तो स्पीड हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 3x। टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 39x। 13 से मल्टीप्लाई किया कितना बनेगा 3। 3 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे 273। यहाँ पे कितना आ जाएगा 13। इसको क्या करना होता है, इससे डिवाइड करना होता है, जो भी वैल्यू आएगी 13 आई। अब 13 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, 663 इज इक्वल टू 12। तो ये 39 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी 936। ठीक है, ये x निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो, 12 और 39 को। कितना बना, ये दोनों इस पे 2 पे कट हो जाएंगे एग्जैक्टली। मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब बोट की स्पीड है 16, पानी की स्पीड है 10 किलोमीटर। क्लियर। अब बोला कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, टाइम कितना लगेगा। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये है 16, ये है 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बनेगा 6। 6 से कट गया तो उसको 6 घंटे लगेंगे अपस्ट्रीम जाने में। ए आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है 1260, और सिंपल इंटरेस्ट उस सेम सम के ऊपर 4 साल में बन जाता है 2400। आपको निकालना क्या है, आपको सम निकालना है कि क्या सम था। मतलब ना तो हमें रेट दे रखी, ना हमें सम दे रखा, हमें सिर्फ दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको।
इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का दे रखा है, 2400 रुपये दे रखा है 4 साल का। अगर मैं 1 साल का देखूँ तो कितना निकलेगा मेरे पास, 600 रुपये। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 600 रुपये। क्लियर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ईयर तो आपका सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही काम करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला साल तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह इस पर ब्याज लगेगा। मान लीजिए कि पहले साल में आपके 20 रुपये ब्याज इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आपका इस पे तो लगेगा ही लगेगा इंटरेस्ट, ये 20 और जो आपका इंटरेस्ट आया था ना पहले साल का, उस पर भी लगना शुरू हो जाएगा। वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दे रखा है 1260। 1 साल का तो उतना ही निकलेगा जितना सिंपल इंटरेस्ट निकला है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। तो अगर मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1260 है, तो अगर मैं से इसमें से 600 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 660। सोचने की बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे लगता है, प्रिंसिपल और फिर रेट पे लगता है। इसका मतलब पहले इंटरेस्ट था 600, ठीक है। इसका मतलब दूसरे साल भी जो प्रिंसिपल है उस पर तो 600 ही रुपये इंटरेस्ट आएगा। ये 60 रुपये किस पे इंटरेस्ट आया है, जो 600 रुपये पहले साल का सिंपल मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला था पहले साल का इंटरेस्ट, उस पर 60 रुपये इंटरेस्ट आया, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया इतना। अगर मैं इसको प्रिंसिपल मान के चलूँ, भाई प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ब्याज के ऊपर लगाए ना 60 रुपये का और ब्याज आया, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से अगर मुझे रेट निकालनी है, ठीक है, 1 साल का अगर मुझे करना है, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय में प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट आया 60 रुपये 600 रुपये का, तो प्रिंसिपल हुआ 600, टाइम कितना लगा 1 ईयर। कैसे निकलेगा, 10%। इसका मतलब रेट कितनी थी, रेट थी आपकी 10%। रेट अगर मुझे 10% निकल गई तो मैं प्रिंसिपल निकाल सकती हूँ। कैसे, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट तो है ही, प्रिंसिपल की वैल्यू कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल यहाँ, रेट आपकी यहाँ हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट में रेट कितनी है 2400 डिवाइड में 100, और रेट कितना है 10%, टाइम कितना लग रहा है 4 साल का। इसका मतलब प्रिंसिपल है 6000 रुपये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, पवन परचेज करता है एक बैग, ठीक है। उसने एक बैग खरीदा, कितने का, 1680 रुपये का। फिर उसने नेक्स्ट में क्या किया कि उसको बेचना चाह रहा है बैग को, MRP कर दिया 2800 रुपये। इसका मतलब इसका CP है 1680 रुपये, MRP है इसका 2800 रुपये। सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का बन रहा है इनके बीच में डिफरेंस। इनके बीच में डिफरेंस बन रहा है 1120 रुपये का, हाँ 1120 रुपये का। इसका मतलब ये 1120 इस रेशो के अंदर बटेगा आपका, जिससे क्या होगा, डिस्काउंट की भी परसेंटेज उतनी ही बनेगी, प्रॉफिट की भी परसेंटेज, दोनों सेम है। दोनों सेम है तो हम कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, कि वैल्यूज़ हमें सेम दे रखी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, ये देख लीजिए कि सबसे पहले है आपका क्या 2800 MRP। तो अगर MRP और क्या होता है 100 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड में 100, क्या बनता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोनों सेम ही निकलेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस से मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है और प्रॉफिट हुआ है तो एक्स मान लीजिए कि इन्होंने बोला कि प्रॉफिट एंड डिस्काउंट सेम है, तो एक्स मान लिया, डिवाइड बाय में 100। दोनों वैल्यूज से हमने क्या निकाल लिया, दोनों वैल्यू से हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, उन दोनों को इक्वल रख दिया। MRP अब कितनी है 2800 रुपये है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1680 रुपये। तो अगर ये 100 दोनों साइड कट करूँ और ये 1 माइनस एक्स लेके चलते हैं, मतलब 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस एक्स, और ये वैल्यू इसके डिवाइड में आ जाएगी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 1680 डिवाइड बाय में 2800। क्लियर। इस वैल्यू को सोल्व करते हैं हम, इसका एग्जैक्ट रेशो निकालते हैं, भाई इसका क्या रेशो बनेगा, ठीक है। कितना आ गया 42, 3/5, 3/5 ये रेशो आ गया इसके इक्वल। अब हमें यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 5 माइनस 5x इज इक्वल टू ये 3 प्लस 3x। ये देखिए -5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 8 बन गया, ये 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बन गया 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/8, मतलब 1/4।
अब आप ये देखिए 1/4, 1/4 किसी चीज़ का कितना होता है? अगर हम टोटल वैल्यू 100 मान के चल रहे हैं तो मुझे 100 का 1/4 करना है, इसका मतलब 25%। इसका मतलब क्या है कि उसका प्रॉफिट भी 25% का हुआ है, डिस्काउंट भी 25% का है। तो हमने यहाँ से क्या वैल्यू निकाल ली? 25% आपका प्रॉफिट भी है और डिस्काउंट भी है। निकालना क्या है आपको? सेलिंग प्राइस निकालना है। किसी भी रूल से निकाल दीजिए, इससे निकाल दीजिए या इससे। मान लीजिए कि हम कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं, कितना है? 1680। 25% का डिस्काउंट हुआ तो 100 में 25 ऐड होगा, 125/100। 25 पे कट करें ये और आपका हो जाएगा 42 को अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 2100 रुपये आपका सेलिंग प्राइस होगा। नेक्स्ट देखिए, एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट्स की एवरेज एज दे रखी है 25। तो यहाँ से टोटल कैसे निकलेगी? एवरेज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने स्टूडेंट हैं, तो 12 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना बनेगा आपके पास? 12 को 25 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? टोटल आपकी एवरेज एज निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ से कितना बनेगा? 300। 300 हमारे पास टोटल नंबर निकल के आ गया। अब बोला कि टोटल 12 स्टूडेंट है, जिसमें से फर्स्ट 7 की एवरेज है 26 और लास्ट की 3 की एवरेज है 21। देखिए 7 और 3 10 हो गए, मतलब 2 स्टूडेंट बच गए। हमें बचे हुए स्टूडेंट्स की क्या निकालनी है? एवरेज एज। पहले देखिए फर्स्ट 7 की निकालते हैं। तो नंबर है 7, एज है 26, 7 से मल्टीप्लाई करो 182। लास्ट के 3 की निकालनी है, तो नंबर तो हो गए 3, एवरेज कितनी है? 21, तो कितना हो गया आपके पास? 63। अब इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि ये 7 और 3 10 नंबर की ये एवरेज है। हम इसको ऐड करें 245। टोटल 10 स्टूडेंट्स की होगी 245, 12 स्टूडेंट की है 300। तो अगर हम 300 में से 245 को सेपरेट करें तो 55 जो बाकी 2 स्टूडेंट बच गए उनकी एज निकल गई। आपको चाहिए एवरेज, जितने भी नंबर का एवरेज निकालना हो उससे डिवाइड करो। 2 नंबर का निकालना है तो 2 से डिवाइड करो, कितना बनेगा? 27.5। आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखिए, एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का 96, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस है लेंथ एंड ब्रेथ के बीच में 4 सेंटीमीटर, डिफरेंस 4 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि जो लेंथ निकल के आएगी वो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले ये देखिए कि उनके बीच में डिफरेंस है 4 का। इसका मतलब रेक्टेंगल में आपको पता हो कि लेंथ बड़ी होती है। अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो लेंथ क्या होगी? अगर उनके बीच में 4 का डिफरेंस है तो वो x+4 हो सकती है, क्योंकि वो बड़ी होनी चाहिए उससे। ये वैल्यू निकल गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 96। लेंथ की जगह पे हम पुट कर सकते हैं x+4 और ब्रेथ की जगह पे x इज इक्वल टू 96। क्या बनेगा आपके पास? ये x² + 4x, 96 इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करते हैं। जब भी c की वैल्यू नेगेटिव होती है तो पहले तो यहाँ पे c की वैल्यू लिख दो। अब यहाँ पे दे रखा है 4, तो 4 आपका इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करो, 2 हिस्से कर दो इसके। जो भी इवन नंबर होता है उसको सिर्फ 2 से डिवाइड करो और हिस्से कर दो। कितना बन गया? 2 and 2, तो मल्टीप्लाई करो, कितना बना? 4। अब ये c की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव हो तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे नेगेटिव है ऐड कर दिया, कितना बन गया? 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो एक बार तो 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार 10 को ऐड कर दो, कितना बनेगा? 8 and 12। हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई 8 and 12, 8 और 12 आ गई। अब हमें क्या करना है? नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करना है। अब देखिए b की वैल्यू तो थी पॉजिटिव, आपको पता है b की वैल्यू कौन सी होती है? जैसे इसको हम b कंसिडर करके चलते हैं और ये c है, तो ये वैल्यू कैसे आती है? मान लीजिए आपके 2 नंबर हैं, 2 नंबर दे रखे हैं आपको, जैसे 12 और 8 दे दिए, कोई भी 2 नंबर, ठीक है। उन दोनों को जब ऐड करोगे तो प्लस का साइन आ रहा है, और जब उनके मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है। प्लस का साइन कब आता है? मान लीजिए कि मैंने -2 और +4 को ऐड किया तो कितना हुआ? +2। इसका मतलब प्लस का नंबर है, लेकिन जब -2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया। इसका मतलब छोटी वैल्यू तो नेगेटिव है और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए जब प्लस किया तो वैल्यू क्या आई आपकी? पॉजिटिव, लेकिन मल्टीप्लाई में आ गई नेगेटिव। इसका मतलब छोटी वैल्यू नेगेटिव है। छोटी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब 8 आपका नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो जो भी वैल्यू पहले नेगेटिव होती है वो बाद में रिवर्स हो जाती है। पहले छोटी नेगेटिव थी, अब हमें बड़ी को नेगेटिव करना है। एक सेकेंड, नहीं सॉरी, इसका मतलब क्या है आपका? यहाँ से छोटी वैल्यू नेगेटिव दे रखी थी, ठीक है। हाँ छोटी वैल्यू नेगेटिव थी, सॉरी छोटी ही नेगेटिव रहेगी आपकी, बी वाली पॉजिटिव है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व किया। तो नेगेटिव वाली हमें नहीं लेनी होती, नेगेटिव नहीं लेनी तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं,
हमें 8 लेना पड़ेगा। पहले छोटी वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन जब भी सोल्व करते हैं तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। 8 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और 12 आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हमें लेना नहीं, इसका मतलब हम क्या ले लेते हैं, 8 ले लिया हमने। यहाँ से आपकी लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी, ब्रेथ होगी 8, लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12, 12 निकल के आ गई। ये बोला कि जो लेंथ है वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, तो लेंथ कितनी है 12, इसका मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 12। हमें निकालना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a, मतलब 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 48। जो भी पहले वैल्यू दी होती है उसके बाद रिवर्स हो जाता है साइन। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग दो ही तरीके हैं उसके। एक में तो जिसमें सी की वैल्यू नेगेटिव हो और एक में सी की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये 2 मेथड होता है। एक में आपकी बी की वैल्यू इवन होगी, एक ओड होगी, बस ये 4 ही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट देखिए, राहुल एंड पंकज, और ये दे रखा है मंतोष या संतोष, जो भी है, मंतोष दे रखा है, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो राहुल, पंकज एंड मंतोष ने कितने रुपए डाले, 90,000 रुपये। ठीक है, अब बताया कि अमाउंट इन्वेस्ट किया पंकज एंड मंतोष ने, तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया पंकज और एम, और यहाँ क्या हो गया राहुल, तो वो ट्वाइस है, मतलब अगर रेशो देखें तो इसका 2:1 है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इन्होंने बोला है कि अगर जो इन्वेस्टमेंट राहुल और मंतोष की देखें तो वो 25% ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, पंकज में। अगर मैं पंकज को 100 मानूँ तो 25% इनकी 125 है, मतलब 5:4। ये क्लियर हो गया, इनका ये है और इनका ये है। आगे फिर हमें क्या दे रखा है, राहुल ने इन्वेस्ट किया है 4 महीने के लिए, तो इसका है 4 मंथ के लिए। पंकज ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 3 मंथ के लिए, और एम ने इन्वेस्ट किया 5 मंथ के लिए। आप बताओ कि राहुल का शेयर क्या होगा। टोटल प्रॉफिट है 2040 रुपये। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि इनकी इन्वेस्टमेंट एक रेशो में चाहिए। देखिए इसमें भी पंकज है, एक सेकेंड, इसमें भी पंकज, एम और आर तीनों हैं, इसमें भी तीनों हैं, लेकिन जब हम इनके रेशो को ऐड करते हैं, 2 और 1 3 और ये 9, रेशो आपका इक्वल नहीं है। ये तो है 9 और ये है 3। इक्वल करने के लिए इसको क्या करें, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, P + M और ये R क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 हो जाएगा, एंड ये रेशो बनेगा आपका 3, एक रेशो हो गया। R और M का क्या है, दोनों को ऐड करते हैं तो 5:4। अब देखिए इनका जोड़ 6 और 3 9, और ये भी आपका 9 बन रहा है। इतना क्लियर। अब यहाँ से अगर हम देखें, मतलब रेशो इक्वल आ गया तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम P को मान लेते हैं कितना है, 4, ऐसे लिख दीजिए। P, यहाँ लिख सकते हैं R, P और M। ठीक है, P की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ 4 लिख दो, R की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब पुट करके देखो, P की वैल्यू है 4, मैंने P की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट की, तो M की कितनी बच गई, 2। अगर मैं यहाँ पे M की 2 पुट करती हूँ और R की मेरे पास 3 आई है तो 5 बन गया। आप ऐसे करके देख सकते हैं, जैसे P की 4 R की 3, तो यहाँ से आप M की निकाल सकते हैं। P 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, M की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आ गया इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो, तीनों का बराबर। अब इनको टाइम कितना लगा है, R को लगे हैं 4 महीने। कैसे लिखा होता है पार्टनरशिप में, पहले इन्वेस्टमेंट फिर टाइम फिर प्रॉफिट का रेशो। इसको लगे 3 महीने, इसको लगे 5 महीने। प्रॉफिट का रेशो कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 12, ये भी बनेगा आपका 12 और ये 10। ठीक है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 2040 रुपये। टोटल प्रॉफिट एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए हम तीनों के प्रॉफिट का रेशो का ऐड करके डिवाइड करते हैं। 12 12 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34। हमें क्या करना है, 34 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 34 से करना है इसको डिवाइड, और उसके बाद आपको क्या करना है, कितना बनेगा ये 60। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशो की वैल्यू 60। निकालना किसका है, राहुल का प्रॉफिट निकालना है। राहुल के प्रॉफिट का रेशो क्या है, 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा 720। इसका मतलब इसका प्रॉफिट का रेशो 720 रुपये इसको प्रॉफिट में मिलेंगे। एक 6 डिजिट का फ़ोन नंबर बनाना है आपको, 0 से 9 तक के नंबर यूज़ कर सकते हैं। 0 इसका स्टार्टिंग नंबर है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या फ़ोन नंबर बनेगा, 0 रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब 6 नंबर का बनाना है। फर्स्ट 0 फिक्स, बाकी कितने बच गए 5, तो 9 से शुरू हो जाओ, 9 8 7 6 5, 5 नंबर तक इसको मल्टीप्लाई कर दो। इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी आपके पास, ये हो जाएगा 30, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, और 9 8 72 होता है, मतलब 72 और 21 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, तो कितना बना 15,120। नेक्स्ट देखिए, एक पॉपुलेशन है एक विलेज की जो कितनी है 5500। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ द मेल इंक्रीज हो गए 30%,
फीमेल्स इंक्रीज़ होगी 15%। आपको पॉपुलेशन क्या कितनी बन गई, 67,060 बन गई। हमें बताना है कि मेल्स कितने ज़्यादा हैं फीमेल से, न्यू वाले। सबसे पहले ये देखिए कि मेल्स और फीमेल्स, मेल्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं 30%, फीमेल हुई 15%। अगर हमें पता लग जाए ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हुआ तो हम मिक्सचर से निकाल सकते हैं। ओवरऑल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 5500 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना बनेगा 1260। 1260 वैल्यू है, आपको चाहिए परसेंटेज की फॉर्म में, तो 1260 को डिवाइड करो जो एक्चुअल वैल्यू थी 5500 और मल्टीप्लाई करो 100 से। कितनी वैल्यू आएगी, इसको अगर 5 पे कट करें, 5 दूनी 10, 25, 252/11, ये कट नहीं रहा है तो एग्जैक्टली लिख देते हैं, इतना परसेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देते 252 डिवाइड बाय में 11। 30 में से 252 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बनेगा, 30 माइनस 252 डिवाइड बाय 11। एलसीएम लिया, ये बन गया 330 और ये बन गया आपका 252, तो कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 78/11। नेक्स्ट करते हैं 252/11 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक वैल्यू बड़ी एक छोटी है। 11 और 15 की मल्टीप्लाई की, कितना बनता है 165। 252 में से 165 को सब्ट्रैक्ट करोगे 87/11, तो यहाँ पे 87/11, ठीक है, इतना हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको आगे कट करें, 3 पे 11 से 11 कट हो गया, अगर इसको 3 पे कट करना चाहें तो ये बनेगा आपका 29 एंड ये बनेगा 26। ये आ गया फाइनल रेशो। क्लियर, इसका मतलब इतने तो मेल हैं, इतनी फीमेल है। अगर हमें अलग अलग मेल एंड फीमेल निकालना है तो हम क्या करें, टोटल कितने थे 5500, ठीक है, डिवाइड कर दो, दोनों रेशो को ऐड करो, कितना हो जाएगा 55। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 100। इसका मतलब मेल्स कितने हैं, अगर मैं 29 को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेल है आपके 2900, फीमेल कितनी है 2600। इतना क्लियर। अब हमें क्या बताना है, इनका डिफरेंस बताना है कि अभी इनका कितना डिफरेंस है। तो मेल्स अगर मैं नए निकालूँ तो पहले थे 2900, अब मेल्स में कितना इंक्रीज़ हुआ 30% का, मतलब 130/100। तो यहाँ से मेल कितना आएगा, 29 को 13 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 370। फीमेल्स कितनी हो गई, फीमेल्स पहले थी 2600, 15% इंक्रीज़ हो गई है, तो 115/100। 115 और 26 की आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना बना, डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बनेगा 780। 780 का डिफरेंस है, डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, अपने गुड्स को 33.33% ज़्यादा बढ़ा देता है और डिस्काउंट देता है 16.66% का, और वो चीट करता है। क्या करता है कि मान लीजिए कि 1000 ग्राम का होता है आपका, अगर आप हम 1 kg माने तो उसमें 1000 ग्राम हो गए आपके, तो वो क्या करता है कि वेट को 25% बढ़ा देता है। मतलब आप देखें वो चीज़ तो 1 किलो है, लेकिन वो लगेगी कितनी, कि वो 1100, मतलब कितनी है आपकी 250 है। इसका मतलब वो 25% उसको बढ़ा देता है उस वैल्यू को, आपको लगेगा कि 1.25 किलो के करीब है ये चीज़। तो हमें बताना है कि उसको वैसे तो प्रॉफिट हुआ है 16.66% का, प्रॉफिट हुआ है 33% का, लेकिन उसने क्या किया, मतलब हमें बताना है कि टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये तो एमआरपी है। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का 33% कितना होता है 1/3, और किसी भी चीज़ का 16.66% कितना होता है 1/6। क्लियर। अब हम अगर पहले वाला देखें कि एक्चुअल कितनी वैल्यू है, ये होगी एक्चुअल वैल्यू, और जो उस बंदे ने किया वो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले शॉपकीपर ने अपने गुड्स को 33% बढ़ा दिया। अगर ये टोटल है, टोटल वैल्यू है 3, तो उसने एक और इंक्रीज़ कर दी, तो इसमें 1 ऐड करें तो इसका मतलब उसने 4/3 कर दी। पहले वैल्यू थी 3, उसने क्या कर दिया 4। अब वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, कितने का 16.66%। तो टोटल वैल्यू अगर 6 थी पहले, अब उसने 1% का डिस्काउंट दे दिया, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करें 5/6, अब वैल्यू कितनी रहेगी 5। उसके बाद वेट मान लीजिए कि पहले 100 था, अब हो गया वेट, उसने 125 काउंट किया वेट, तो कितना रेशो बना 4:5। इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72, और यहाँ से तीनों की मल्टीप्लाई करें तो आया 100। इसका मतलब सीपी था उसका 100 और उसने सेलिंग प्राइस बना, सीपी था 72 और सेलिंग प्राइस उसने 100 बना दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट निकलता है एसपी में से, आपको 100 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचा 28। प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी प्रॉफिट आया वो डिवाइड करो सीपी से और मल्टीप्लाई कर दो 100। प्रॉफिट कितना आया 28, सीपी कितना है 72 और मल्टीप्लाई करो 100। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास, ये लास्ट में बचेगा 350/9। अप्रोक्स बताना है तो अप्रोक्स ये 39 पॉइंट समथिंग बनेगा।
अगर हम देखें 9 पे 360 होता है 40%, तो ये 40% से थोड़ा सा कम है तो 39%। नेक्स्ट देखिए, बादशाह क्या करता है, कंप्लीट करता है अपनी जर्नी। सबसे पहले जर्नी का क्वेश्चन है, ST इज इक्वल टू D 5.5 घंटे में वो आधी जर्नी ट्रैवल करता है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सेकेंड हाफ 20 किलोमीटर की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस बताओ। लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसका हाफ डिस्टेंस कितना है, x। तो उसने x डिस्टेंस को, अगर मुझे टाइम का रेशो चाहिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड, x डिस्टेंस को वो 35 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, नेक्स्ट x को वो 20 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। दोनों में टाइम लगा 5.5। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। 140, 35 से 140 को डिवाइड किया, कितना बना 4, तो 4x, यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 5.5। ये 140 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल कितना बनेगा 11x। x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड में 11, पॉइंट को ओपन करेंगे 0 हो जाएगा, 11 को 5 पे कट जाएगा और 14 की 5 से मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 72। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस चाहिए, हाफ डिस्टेंस आ गया 70, नेक्स्ट हाफ आ गया 70, कितना हो गया टोटल 140। आंसर होगा ई। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का। अमन ट्रैवल करता है पटना से, ये भी सेम आपका ST इज इक्वल टू D, 3 इक्वल पार्ट्स में जाता है। पहला ट्रैवल कर रहा बाइक पे 20 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ट्रैवल कर रहा बस से 20 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट ट्रेन से 40 किलोमीटर। एवरेज स्पीड चाहिए आपको। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको पहले टोटल टाइम निकालते हैं। लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस है उसका 3 हिस्सों में किया है ना, तो एक हिस्से की वैल्यू हम x मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस है 3x, तो फर्स्ट हिस्सा उसने x ट्रैवल किया 20 किलोमीटर के हिसाब से। टाइम निकाले हम इसके अकॉर्डिंग, हम टाइम की वैल्यू निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बाय में स्पीड कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट उसने फिर 20 किलोमीटर के हिसाब से, नेक्स्ट किया 40 के हिसाब से। एलसीएम लो 40, कितना आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस x, कितना बनाइए 5x बाय में 40। इतना बन गया हमारे पास 5x प्लस 40, ये बन गया टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम सॉरी। अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो वो कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम, इससे आपकी एवरेज स्पीड निकल जाती है। टोटल डिस्टेंस कितना है, x करें तो कितना डिस्टेंस है 3x, टाइम कितना लग रहा है 5x बाय 40, इससे डिवाइड कर दो। x से आपका x कट जाएगा, 5 पे कट करें 8, इसका मतलब उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट होती है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। और यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।